नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर सर। आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में सी टेट 2024 के 7 जुलाई को जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके एसएसटी सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि एसएसटी में मैंने 10 क्लासेज प्रोवाइड करा दी है आपको प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे, और वहाँ पे प्लेलिस्ट बना दी गई है। उसके अलावा और भी जो सब्जेक्ट हैं, जैसे प्राइमरी का ईवीएस सेक्शन है उसको मैंने प्रोवाइड करा दिया है, हिंदी है, और उसके बाद सीडीपी जो है, ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। उसको आप जा करके वहाँ पे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा प्रभाकर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। ओके दोस्तों, तो आज हम यहाँ पे इस वीडियो में नेक्स्ट जो पोर्शन है एसएसटी का उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो हिस्ट्री के बारे में रहेगा। ओके दोस्तों, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। गैर ब्राह्मण आंदोलन क्या था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। गैर ब्राह्मण आंदोलन 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मणों जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। क्या? शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों देसी देसी द्रविड़ नस्लों को हरा करके दक्षिणी भूभाग पर विजय हासिल की थी। मीन्स ये जो ब्राह्मण हैं वो दूसरे जगह से आए हुए, ये मूल निवासी नहीं है यहाँ के, ठीक है। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दे दी। जो सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे करते हैं उसको भी चुनौती दे दी। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामा स्वामी नायर एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बड़े थे। अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों की गंभीरता में से अध्ययन किया था। क्या? संस्कृत शास्त्रों की गंभीरता से अध्ययन किया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। क्या किया था? स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया, और उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृत के असली वाहक अछूत ही हैं, मतलब अछूत ही यहाँ की मूल निवासी हैं, जिन्हें ब्राह्मणों को अपने अधीन कर लिया, ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया। और उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानता को क्या करते हैं कि ईश्वर प्रदत्त मानते हैं। क्या मानते हैं? ईश्वर प्रदत्त मानते हैं। इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों के अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। जो सभी धर्मों के से अशुद्ध जो हैं उनको खुद को मुक्ति पानी होगी, मतलब कि सभी धर्म में जो अछूत हैं उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। पेरियार जो हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। क्या थे? जो पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे, उसके बारे में बहुत सारी आलोचनाएं उसके करते थे। जो पुराण थे, वेद थे, खास तौर से मनु द्वारा रचित संहिता, जो मनुस्क्रिप्ट है उसके द्वारा रचित संहिता, भगवत गीता और रामायण के भी वे कटु आलोचक थे। रामायण और भगवत गीता के भी कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों के निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया जाता है। मतलब कि जातियों को, जो छोटी जाति हो उस पर सत्ता तथा महिलाओं व पुरुषों पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ब्रह्म समाज। क्या? ब्रह्म समाज क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 1830 में की गई थी। कब की गई थी? 1830 में की गई थी, और यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी। इसके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे और इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं एवं परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। मतलब जो धार्मिक जो परंपरा थे और धार्मिक प्रथाएं थी उनका आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्रह्म समाज से विभिन्न धर्मों के आदर्शों, खास तौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उन्हें उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला। क्या? नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के मुख्य नेताओं में से एक थे। जो ब्रह्म समाज का मुख्य नेता था उनमें से एक केशव चंद्र सेन थे। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? डेरोजियो एवं यंग बंगाल। क्या? डेरोजियो एवं यंग बंगाल 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। क्या? हिंदू कॉलेज के कलकत्ता में अध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को आमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया और उन्हें तमाम तरह की सत्ता
पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया। मतलब कि सत्ता पर जब सत्ता गलत करती है तो उस पर सवाल भी खड़ा करने चाहिए। उनके द्वारा शुरू की गई यंग बंगाल मूवमेंट में उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई। किस पे? रीति रिवाजों पर उंगली उठाई। महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग और सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। क्या? रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया। क्या? रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। और स्वामी विवेकानंद 1863 से लेकर 1902 तक, जिनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपने प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक विचार से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। क्या? संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। और 1893 में, क्या 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्हें सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड के में विवरण दिया। क्या? न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया, ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारक को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। क्या? ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारक को भेजना बहुत ही मूर्खतापूर्ण है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे, जो आधुनिक समय के पहले भारतीय थे, जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया। लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना ही नहीं था। उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना ही नहीं था। अपने देशवासियों की निर्धनता और दुर्दशा से उन्हें अतिशय दुख हुआ। क्या? जो निर्धनता थी, दुर्दशा थी, उससे बहुत ही उनको दुख होता था कि हमारे देश के लोग इतने निर्धन है और इतने उनकी दुर्दशा होती है। उनका यह जो दृढ़ विश्वास था कि कोई भी सुधार तभी सफल हो सकता है जब जन समूह की सदा दशा उन्नत होगी। जब जन समूह की जो दशा है वो उन्नत होगी तभी सुधार हो सकता है। अतः भारत के लोगों को उन्होंने रसोई घर के धर्म की संकीर्ण चार दीवारी से बाहर निकलने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान किया। क्या? राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान किया। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में आपसे हम डिस्कस करते हैं। क्या? कि आर्य प्रार्थना समाज। क्या? प्रार्थना समाज मतलब क्या होता है कि 1867 में बम्बई में स्थापित प्रार्थना समाज के ने जाति बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाई। क्या? विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाई। उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता था। क्या? धार्मिक ग्रंथों में बैठ करके ईसाई ग्रंथों पर विचार किया जाता था और हिंदू और बौद्ध धर्मों के बारे में। अब वेद समाज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। वेद समाज क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मद्रास चेन्नई में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। वेद समाज ने जाति भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। क्या? एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे, मतलब एक ईश्वरवाद थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की थी। क्या? रूढ़िवादी जो अनुष्ठान अंधविश्वास था उसके बारे में सख्त निंदा की थी। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन क्या था कि सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय के नाम से जाना गया। यहाँ मुसलमानों की पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों से के क्षेत्र में बहुत ही गहरा प्रभाव रहा है। अब सिंह सभा के बारे में डिस्कस करते हैं कि सिंह सभा आंदोलन क्या था, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर से शुरू हुई थी। कहाँ से? अमृतसर से शुरू हुई थी। और बाद में 1879 में, क्या बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। इन सभाओं से सिख धर्म को अंधविश्वासों, जातीय भेदभाव और ऐसे आचरणों जिसे वे गैर सिख समझती थी, वे मुक्त कराने का प्रयास किया। क्या? से मुक्त कराने का प्रयास किया। उन्होंने
सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, क्या सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था। जो आधुनिक ज्ञान था उसके साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था। खालसा कॉलेज अमृतसर, जो खालसा कॉलेज अमृतसर था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। 1892 में सिख सभा आंदोलन के नेताओं द्वारा स्थापित किया गया था, क्या जो 1892 में सिख सभा आंदोलन हुआ था उसके नेताओं के द्वारा ये कॉलेज को स्थापना किया गया था। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या राष्ट्रवाद का उदय, क्या राष्ट्रवाद का उदय, द इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म। भारत का मतलब है यहाँ की जनता भारत, क्या भारत का मतलब है कि है यहाँ की जनता भारत, यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है भारत, क्या घर है भारत, ठीक है। यह देश और इसके सारे संसाधन हैं और इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है। इस जवाब के साथ ये एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं, क्या यहाँ के संसाधनों और यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं, और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता भारत यहाँ के लोगों का, भारतीयों का नहीं हो सकता है। जब ये नियंत्रण खत्म नहीं होगा तब तक ये भारत के लोगों का और भारतीय इनका नहीं हो सकता है, क्योंकि अंग्रेजों को भगाना बहुत ज़रूरी था। 1870 में, क्या 1870 और 1880 के दशक में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गहरी हो चुकी थी, मतलब कि ज़्यादा पता चल चुका था कि ये अंग्रेज हम लोग हमारे साथ अन्याय तो कर ही रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथ में थी, और पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेसिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन थे। ये जो संगठन थे ये सब हमारे इंडिया के मतलब कि जो अंग्रेजों को भगाने के लिए ये काम कर रहे थे। संप्रभुता, क्या सॉवरेनिटी, क्या एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। आधुनिक विचार जो होता है राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। ये संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामले के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए, मतलब कि जो भारतीय जनता है उनका जो मामला है उसमें खुद का वो फैसला ले सके। 1870 और 1880 के दशक में, क्या 1870 और 1880 के दशक में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ, क्या असंतोष था और ज़्यादा गहरा हो गया। और 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, क्या 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। मतलब कि भारतीयों के पास अगर कोई भी हथियार रहेगा तो उसको जो अधिकार है उसको छीन लिया गया। उसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, और जिससे सरकार की आलोचना करने वाले को चुप कराया जा सके, मतलब कोई भी अगर प्रेस है जो सरकार की आलोचना कर रहा है तो उसको जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। और 1883 में, क्या 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया, क्या इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं। जो भारतीय न्यायाधीश थे वो भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित किया जाए, मतलब कि दोनों में इक्वलिटी जो हो, अंग्रेजों और भारतीयों में दोनों में इक्वलिटी रहे। जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विरोध वापस ले लिया, यह विधेयक जो था इसको वापस ले लिया सरकार ने लिया, तो भारतीयों ने इस बात की काफ़ी विरोध किया, और इस घटना से भारत में अंग्रेज असली रवैये का पता चला। अंग्रेज के जो असली रवैया था उनके बारे में पता चला कि ये लोग बहुत ही हम लोग के साथ अन्याय करते चले जा रहे हैं, अपने पे आ रहा है तो ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, दूसरे पे आ रहे तो हम लोग को परेशान कर रहे हैं। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों रिप्रेजेंटेटिव ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र दत्त तथा S सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्रायः बम्बई और कलकत्ता के ही थे।
नेरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। क्या थे? नेरोजी जो थे व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। क्या? कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे हैं। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। जो युवा राष्ट्रवादी हैं उनका मार्गदर्शन किया। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर एओ ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका जो जुडिशरी है वो कार्यपालिका से अलग किया जाए और आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए। क्या? जो आर्म्स एक्ट था उसको निरस्त किया जाए और व्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। क्या? अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। 1880 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर पर सवाल खड़ा कर रहे थे या राजनीतिक तौर तरीके पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र के में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। क्या? बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। क्या? लाला लाजपत राय जैसे नेता राज्य ज़्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। मतलब कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो सके उसके लिए काम कर रहे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों मॉडरेट्स की आलोचना की। क्या? मॉडरेट्स की आलोचना की और आत्मनिर्भर तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। जो आत्मनिर्भर था और रचनात्मक कार्य थे उस पर ज़्यादा जोर दिया था। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादे पर नहीं बल्कि उसकी अपनी ताकत पर भरोसा रखना चाहिए। जो नेक इरादे है सरकार के उस पर भरोसा नहीं हमको बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने दिया नारा। क्या? तिलक ने नारा दिया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर के रहेंगे और मैं इसे लेकर के रहूँगा। ये तिलक जी ने नारा दिया था। ये पूछा जाता है डायरेक्टली कि तिलक जी ने क्या नारा दिया था, तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, बंगाल विभाजन। जो बंगाल विभाजन मतलब कि पार्टीशन ऑफ बंगाल का विभाजन 1905 मतलब 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। किसका? बंगाल का विभाजन कर दिया। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। क्या? बिहार जो और उड़ीसा थे तो उस समय क्या बंगाल का हिस्सा थे। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई और मध्य मार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया और विशाल जनसभाओं का आयोजन किया और जुलूस भी निकाले गए। जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए। मतलब कि अलग अलग विरोध करने के लिए अलग अलग रास्ते ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना गया। क्या? स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना गया। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था। क्या? सबसे ताकतवर था। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? आंध्र के डेल्टा इलाकों में से जो आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था। क्या? वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। स्वराज के लिए अमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थानों व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिस्सा के समर्थक थे। क्या? क्रांतिकारी हिस्सा के समर्थक थे। आइए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्या था उसके बारे में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों ने एक समूह से ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। क्या? बंगाल की राजधानी जो ढाका है उसके में वहाँ पे क्या किया कि ये स्थापना की, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। क्या? बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका इलेक्टोरल की व्यवस्था की जाए। क्या? अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए और 1909 में सरकार ने यह मान ली। अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए भी आरक्षित कर दी गई जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था। इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपनी राजनीतिक समर्थन बनाने का लालच पैदा हो गया। क्या? राजनीतिक समर्थक बनाने का, फॉलोवर बनाने का उनको क्या हो गया? लालच हो गया। अब कांग्रेस में फूट के बारे में डिस्कस करते हैं। कांग्रेस में कैसे फूट हुई उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि 1907 में कांग्रेस टूट गई। क्या? कांग्रेस टूट गई।
संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यमार्गी का दबदबा बन गया। क्या? मध्यमार्गी का दबदबा बन गया। और जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे, जो तिलक के अनुयायी थे वो बाहर से काम करने लगे। दिसंबर 1950 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हो गई। क्या? फिर एक बार एकता स्थापित हो गई। अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता, क्या लखनऊ पैक्ट हुआ, पर दस्तखत हुए और दोनों संगठनों ने देश में प्रतिनिधित्व सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। मतलब दोनों संगठन मिलकर के देश को आज़ाद करने का काम शुरू कर दिया। 1917 में रूस में क्रांति हुई थी। क्या? 1917 में रूस में क्रांति हुई और इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी। भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, महात्मा गांधी। क्या? महात्मा गांधी के बारे में डिस्कस करते हैं। महात्मा गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से आए थे। क्या? 1915 में दक्षिण अफ्रीका से आए थे और वे वहाँ नस्ल भेदी रेसिस्ट पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चलाए थे। मतलब कि वहाँ पे नस्ल भेदी किया करते थे लोग, तो उसके बारे में, उसके विरोध में आंदोलन चलाए थे, अहिंसक आंदोलन चलाए थे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी कि और लोग उनका आदर करते थे। और दक्षिण अफ्रीका की आंदोलनों की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील और मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। क्या? सब तरह के जो भारतीय थे उनसे मिलने का मौका मिल चुका था, मतलब हर एक प्रकार के लोगों से। और उनसे शुरुआती प्रयास चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलनों के रूप में सामने आया। सबसे पहले कहाँ पे? चंपारण में उन्होंने क्या किया था जो आंदोलन। और 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। क्या? सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। अब रौलट एक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या रौलट एक्ट क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। रौलट एक्ट 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रौलट एक्ट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। क्या? सत्याग्रह का आह्वान किया। यह कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। रौलट एक्ट लाया गया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। जो बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं उस पर अंकुश लगाने का कोई भी अधिकार नहीं है सरकार को, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत बोला। क्या? इस कानून को शैतान की करतूत बोला और निरंकुशवादी ऑटोक्रेटिक बताया। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध के दिवस के रूप में अपनाना व याचना दिवस के रूप में मनाया गया। क्या? अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? रौलट एक्ट। रौलट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला आखिरी अखिल भारतीय संघर्ष था। क्या? अखिल भारतीय संघर्ष था। बैसाखी 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। क्या? इसी दमन का हिस्सा था। इस नरसंहार पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। नाइटहुड की जो उपाधि अंग्रेजों ने दिया था उसको वापस लौटा दी थी। नाइटहुड ब्रिटिश राजा रानी की तरफ से किसी व्यक्ति को अप्रतिम व्यक्तिगत सफलताओं या जनसेवा के लिए दी जाने वाली उपाधि थी। अब खिलाफत आंदोलन के बारे में डिस्कस करते हैं। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन क्या था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। 1920 में क्या? 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। क्या? थोप दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा था। क्या? भारत के लोगों में बहुत ही गुस्सा था और भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली। क्या? मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक
सर्वव्यापी सहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। क्या? सर्वव्यापी सहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस ने आग्रह किया कि वो पंजाब में हुए अत्याचारों, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिल करके अभियान चलाएं और स्वराज की मांग करें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 1922 और 1929 की घटनाएं। क्या? 1922 से लेकर के 1929 की घटनाएं। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया तो गांधी ने अचानक असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। क्या? गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। क्या? जो शांतिपूर्ण जुलूस किया जा रहा था उस पर गोली चला दी थी इसलिए। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दांडी मार्च के बारे में डिस्कस करते हैं। दांडी मार्च 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था। क्या? उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है। क्या? नमक पर टैक्स वसूलना पाप है क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है और नमक सत्याग्रह के ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया। क्या? सभी लोगों को नमक सत्याग्रह से जोड़ दिया और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। क्या? जो अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद था उसको पैदा होने नहीं दिया। गरीब जो क्या थे? गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से क्या? गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पर पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून को तोड़ दिया। क्या? नमक कानून को सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया और 1920 के दशक की शुरुआत से ही राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट में सक्रिय सरोजिनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी। जो सरोजिनी नायडू थी उस समय मुख्य नेताओं में से एक थी जो दांडी यात्रा में की जा रही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली पहली महिला थी। क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पर पहुंचने वाली पहली महिला सरोजिनी नायडू थी। ये पूछा जाता है कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन। क्या? भारत छोड़ो। भारत छोड़ो महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारतीय जनता को से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। क्या? करो या मरो का नारा दिया कौन? गांधी जी ने दिया और उसके सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। मौलाना आज़ाद के बारे में। मौलाना आज़ाद, इनका फिगर देखिए, ये मौलाना आज़ाद जी हैं। मौलाना आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ था और उनके पिता बंगाली और माँ अरब मूल की थी। मीन्स अरब की उनकी माता जी थी। बहुत सारी भाषाओं के जानकार, आज़ाद इस्लाम के विद्वान और वहादते दीन यानी सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती थे। क्या? सभी धर्मों को बुनियादी एकता के हिमायती थे। गांधीवादी आंदोलनों में हमेशा सक्रिय रहने वाले और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे। मतलब हिंदू मुस्लिम को मिला करके ये रहते थे। उन्होंने जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। क्या? जो दो राष्ट्रीय सिद्धांत टू नेशन थ्योरी था उसका विरोध किया था। कौन? मौलाना आज़ाद। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1945 से लेकर के 1947 के दौरान आज़ादी के लिए चली वार्ताओं में एक अहम भूमिका अदा की थी। क्या? बहुत ही अहम भूमिका अदा की थी। पटेल नादियाड गुजरात के एक गरीब किसान व्यवसायी परिवार से थे। क्या? एक गरीब किसान व्यवसायी परिवार से थे और 1918 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में अगली कतार में रहने वाले पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। क्या? 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। साइमन कमीशन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? साइमन कमीशन 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा था। क्या? एक आयोग भारत भेजा था। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था और इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था।
इस फैसले की वजह से भारत में असंतोष पैदा हुआ। सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग से के बहिष्कार का फैसला लिया। क्या? आयोग के बहिष्कार का फैसला लिया। और जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया गया। और प्रदर्शनकारियों का नारा क्या था कि साइमन गो बैक। क्या? साइमन गो बैक, मतलब साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, ये नारा दिए थे। ठीक है, अब पूर्ण स्वराज के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या पूर्ण स्वराज की मांग किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। क्या? 1913 में पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कब? 26 जनवरी को। इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग का संविधान लागू किया था, स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, उसके बाद क्या? क्रांतिकारी राष्ट्रवादी, जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे और औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों के से लड़ने के लिए मजदूर और किसानों की क्रांति चाहते थे। क्या चाहते थे? किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का स्थापना की थी। HSRA का स्थापना की थी। और 17 दिसंबर 1928, क्या? 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एवं राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। इसी लाठीचार्ज के कारण बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। क्या? बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? अपने साथी राष्ट्रवादी वी के दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। और क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी भी जान लेना नहीं था, किसी का जान लेना नहीं था, बल्कि बहरों को सुनाना था। जो गूंगी बहरी सरकार थी उसको सुनाना था विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को, क्या? 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इसीलिए 23 मार्च को क्या मनाया जाता है कि मार्च को कोई दिवस मनाया जाता है, उसका नाम क्या है कि शहीद दिवस मनाया जाता है, तो 23 मार्च को। ठीक है, उस समय भगत सिंह की आयु 23 साल की थी। कितने साल की थी? 23 साल के थे। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, प्रांतीय स्वायत्तता। क्या? प्रांतीय स्वायत्तता के बारे में, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बारे में। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया और सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायकों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। क्या? प्रांतीय विधायकों के लिए चुनाव कराए जाएंगे और इन चुनावों के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। क्या? 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। क्या? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर 19 अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो तकरीबन 500 रियासतें थी। कितनी थी? 500 रियासतें थी, राजाओं या नवाबों के शासन में चल रही थी। क्या? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, नए संविधान की रचना। क्या? नए संविधान की रचना, कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटेन। हमारे संविधान की एक खासियत यह थी कि उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का प्रावधान किया गया। इसका मतलब यह था कि 21 साल से ज़्यादा उम्र के सभी भारतीयों को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनाव में वोट देने का अधिकार था। क्या? राष्ट्रीय चुनाव में वोट देने का अधिकार था। यह एक क्रांतिकारी कदम था, मतलब कि वोट देने का अधिकार सबको दिया गया, तो ये क्रांतिकारी कदम था। इससे पहले कभी भी भारतीयों को खुद अपने नेता चुनने का अधिकार नहीं मिला था। क्या? खुद को अपने नेता चुनने का अधिकार नहीं मिलता। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अन्य देशों को ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अन्य देशों को जनता को यह अधिकार टुकड़ों टुकड़ों में ही दिया गया था और वहां सबसे पहले संपन्न पुरुषों को वोट देने का अधिकार था। क्या? जो संपन्न पुरुष थे, धनी पुरुष थे, उसको वोट देने का अधिकार था। इसके बाद शिक्षित पुरुषों को भी मताधिकार दिया गया और मजदूर पुरुषों को काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद यह अधिकार दिया गया। इंडिया में तो फर्स्ट टाइम में ही सबको वोट देने का अधिकार दे दिया गया, लेकिन और जगहों पे ऐसा काम नहीं किया गया था। महिलाओं को सबसे अंत में मताधिकार
दिया गया था। क्या महिलाओं को सबसे अंत में दिया गया था? इंडिया में हर एक आदमी, महिला, पुरुष, शोषित वर्ग या जो धनी वर्ग है, सबको एक ही साथ दे दिया गया था, क्योंकि यहाँ के जो लोग संविधान बनाने वाले थे वो बहुत ही बेटर आदमी थे, अच्छे आदमी थे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या कि संविधान की दूसरी विशेषता यह थी कि उसमें तमाम जातियों, धर्मों या किसी भी तरह की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना गया। क्या कानून की नज़र में समान माना गया। और भारत के कुछ लोग चाहते थे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था हिंदू आदर्शों पर आधारित थी। क्या हिंदू आदर्शों पर आधारित हो और भारत को हिंदू देश घोषित किया जाए। क्या भारत को हिंदू देश घोषित किया जाए। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण दिया कि जिसका गठन एक ही खास समुदाय मुसलमानों के हित की रक्षा के लिए किया गया था, परंतु भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का स्पष्ट मत था कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता, भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता और न ही बनना चाहिए। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला, ये बताते हैं। क्या कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके? ये पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे के अध्यक्ष थे, और जिसके नेतृत्व में दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन को अंतिम रूप दिया गया था। और संविधान सभा के सामने अपने आखिरी भाषण में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी होना चाहिए। क्या राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या राज्यों का गठन, क्या राज्यों का गठन कैसे हुआ था? 1920 के दशक में स्वतंत्रता संघर्ष की मुख्य पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि जैसे ही देश आज़ाद हो जाएंगे प्रत्येक बड़े भाषाई समूह का अलग प्रांत होगा। आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस ने इस आश्वासन को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। मतलब आज़ादी मिलने के बाद जो कदम जो भाषा के आधार पे मतलब स्टेट को बनाने का दिया गया था, वो उस पर कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि भारत धर्म के आधार पर बढ़ चुका था। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ, जो बाद में आंध्र प्रदेश बना। क्या बना? बाद में आंध्र प्रदेश बना। 1960 में बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषा 2 अलग राज्यों में बांट दिया गया, और 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा को अलग अलग राज्यों में मान्यता दी गई। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि विकास की परियोजनाएं, विकास की योजना, प्लानिंग ऑफ डेवलपमेंट। 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन का गठन किया। इस बारे में ज़्यादातर सहमति थी कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी के रास्ते पर चलेगा और यहाँ राज्य और निजी क्षेत्र दोनों ही उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण और परस्पर भूमिका अदा करेंगे। किस क्षेत्र की क्या भूमिका होगी, अर्थात कौन सा उद्योग सरकार द्वारा और कौन से उद्योग बाजार द्वारा यानी निजी उद्योगपतियों द्वारा लगाए जाएंगे, विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच किस तरह का संतुलन बनाया जाएगा, इन सब को परिभाषित करना योजना आयोग का सब काम था। क्या सबको का काम था, मतलब कि योजना आयोग का काम था। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या कि पंचवर्षीय योजना 1956 में, क्या 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। इस योजना में इस्पात, स्टील जैसे भारी उद्योगों और विशाल बांध परियोजनाओं आदि पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। ये काम सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत रखे गए। क्या सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत रखे गए। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या कि भिलाई स्थित इस्पात कारखाने की स्थापना 1959 में तत्कालीन सोवियत संघ की सहायता से की गई थी, मतलब रूस के सहायता से की गई थी। और छत्तीसगढ़ के पिछड़े ग्रामीण इलाके में स्थित यह कारखाना आधुनिक भारत के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया। क्या एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या श्रीलंका और सिंगला भाषा। क्या श्रीलंका और सिंगला भाषा 1956 में जिस समय में भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था, उसी समय श्रीलंका तत्कालीन नाम सीलोन की संसद में एक कानून पारित करके सिंगला भाषा को देश की राजभाषा का दर्जा के दे दिया। क्या राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया। इस कानून के जरिए सिंगला भाषा को सभी सरकारी स्कूल, कॉलेजों, सरकारी परीक्षाओं और अदालतों की भाषा बना दिया गया। श्रीलंका के उत्तर में रहने वाले तमिल भाषी अल्पसंख्यकों ने इस नए कानून का विरोध किया। एक तमिल सांसद ने कहा कि जब आप मुझसे मेरी भाषा छीन लेते हैं तो आप मेरा सब कुछ मुझसे छीन लेते हैं। और एक और नेता ने चेतावनी दी कि आप सीलोन को बांटना चाहते हैं, निश्चित रहिए
मैं आश्वासन देता हूं कि आपको एक विभाजित सीलोन ही मिलेगा। सिंगली भाषा एक क्या है, विपक्षी आश्वासन देता है। क्या सिंगली भाषा, जो सिंगली भाषा है, जो सिंगली भाषा एक विपक्षी सदस्य ने कहा था कि अगर सरकार अपना रुख नहीं बदलती है और इस कानून पर अड़ी रहती है तो इस छोटे से देश में दो टूटे टूटे रक्त रंजित देश भी पैदा हो सकते हैं। क्या दो टूटे फूटे रक्त रंजित देश भी पैदा हो सकते हैं, मतलब कि लड़ाई होकर के दो देश भी बन सकते हैं। ओके दोस्तों, तो वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को भी करते रहिएगा, जिससे कि और भी लोगों के पास ये वीडियो लेटेस्ट अपडेट आपके पास पहुँचती रहे। तो दोस्तों नमस्कार, वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। नमस्कार।